बच्चा तुम्हारा नहीं है, कोई बात नहीं, इसे पैदा करो, मैं पालूंगा। तुम बच्चे के पिता बनने के लायक नहीं हो, कोई बात नहीं, ये मेरे सरनेम, उपनाम के साथ रह सकता है। मेरी बातें सुनकर शेन किंगहान और उसकी सहेली दोनों दंग रह गए। शेन किंगहान कॉलेज के समय में मेरी प्रेमिका थी। हमने वादा किया था कि ग्रेजुएशन होते ही शादी कर लेंगे, और आज हमारे ग्रेजुएशन को ठीक 1 महीना हुआ था। ग्रेजुएशन के बाद से अब तक मैं पहली बार अपनी प्रेमिका से मिल रहा था, लेकिन मेरी प्रेमिका शेन किंगहान के हाथ में एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी, और उसने मुझे साफ शब्दों में कह दिया था, यह बच्चा मेरा नहीं है, बल्कि शेन किंगहान के हाई स्कूल के उस व्हाइट मूनलाइट, पहला प्यार का है। उसकी सहेली ने मुझे यह भी बताया कि अगर शेन किंगहान का हाई स्कूल का वो पहला प्यार विदेश नहीं गया होता तो वो कभी मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आती। वो पहला प्यार जो 4 साल से गायब था, अचानक शेन किंगहान के ग्रेजुएशन वाले दिन ही देश वापस लौट आया था। शेन किंगहान ने गायब रहकर इस 1 महीने में क्या गुल खिलाए थे, ये मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं थी। और वो आज जो फिर से मेरे सामने आकर खड़ी हुई थी, उसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि उसका वो पहला प्यार एक बार फिर गायब हो गया था। शेन किंगहान को बेशक ये नहीं पता था कि उसका वो पहला प्यार कहा गया है, लेकिन मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उसका वो सो कॉल्ड तथाकथित पहला प्यार एक और अमीर औरत, फूपो, को फंसाकर उसके साथ फिर से विदेश भाग गया है। 3 साल बाद यही पहला प्यार धोखाधड़ी, चोरी और जानबूझकर हमला करने के आरोप में जेल भेज दिया जाएगा। हां, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं अपने पिछले जन्म के उस दिन वापस लौट आया हूं, जब मुझे पहली बार पता चला था कि शेन किंगहान के पेट में किसी और का बच्चा है। पिछले जन्म में जब मैंने ये खबर सुनी थी तो मैं पूरी तरह टूट गया था, और मैंने मौके पर ही शेन किंगहान से ब्रेकअप करने की बात कही थी। लेकिन तब शेन किंगहान मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी, जिससे मेरा दिल पिघल गया। यहां तक कि उसकी सहेली ने भी आग में घी डालते हुए कहा था कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम्हें उसके हर रूप से प्यार करना होगा। शेन किंगहान के लिए मेरे 4 साल के प्यार की वजह से मेरा दिल नरम पड़ गया। मैंने उससे कहा कि वो इस बच्चे को गिरा दे, अबॉर्ट कर दे, तो मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने को तैयार हूं। शुरुआत में उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और बहुत विरोध किया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा, यहां तक कि मैंने इस मामले को शेन किंगहान के माता पिता तक पहुंचा दिया। आखिरकार चौतरफा दबाव के आगे घुटने टेककर शेन किंगहान को वो बच्चा गिराना पड़ा। मैंने सच में अपना वादा निभाया, पुरानी बातें भुलाई और शेन किंगहान को अपनी पत्नी बना लिया। लेकिन हमारे साथ रहने के 3 साल बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, और शेन किंगहान ने मुझे बताया कि ऐसा उस समय हुए गर्भपात, अबॉर्शन के कारण हुआ था। जब मैं शेन किंगहान को अक्सर अकेले में आंसू बहाते देखता तो मेरे मन में एक अजीब सा अपराधबोध, गिल्ट पैदा हो जाता था। इसलिए मैं उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता और अपनी जिंदगी की सारी कोमलता उस पर लुटा देता था। उसी साल एक खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। देश का एक सिगलो, अमीर औरतों के पैसों पर पलने वाला मर्द विदेश में एक अमीर औरत के साथ रह रहा था, लेकिन वहां अमीर औरत की सेक्रेटरी के साथ उसका अफेयर पकड़ा गया। इसके अलावा उस पर अमीर औरत से चोरी, धोखाधड़ी और घरेलू हिंसा जैसी कई घिनौनी हरकतों के सबूत मिले, जिसके बाद उसे सजा सुना दी गई। और वो सो कॉल्ड सिगलो कोई और नहीं बल्कि शेन किंगहान का वही पहला प्यार था। जिस रात शेन किंगहान ने ये खबर देखी, उसी रात अचानक मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैं बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था और मौत का इंतजार कर रहा था। मैंने शेन किंगहान के आगे हाथ जोड़े कि वो 120 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुला ले और मुझे अस्पताल पहुंचा दे। लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? सिर्फ शेन किंगहान की वो ठंडी और क्रूर मुस्कान। उस वक्त मुझे सच का पता चला। 3 साल तक उसका प्रेग्नेंट न होना उस गर्भपात की वजह से नहीं था, बल्कि वो इतने सालों से हर दिन छिपकर गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही थी। इतना ही नहीं, वो मेरे रोज के खाने में ऐसी चीजें मिलाती थी जो आपस में रिएक्शन करती थी। वे चीजें एक धीमे जहर, स्लो पॉइजन की तरह थी, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई थी। मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता उस वक्त शेन किंगहान ने भयानक चेहरा बनाकर मुझ पर चिल्लाते हुए कहा था,
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे और उसके बच्चे को मारा था। आज अगर वो पकड़ा गया है तो इसके पीछे भी पक्का तुम्हारा ही हाथ होगा। पक्का तुम ही हो। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हा हा हा। वो तीखी और चुभने वाली आवाज आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, क्योंकि मेरे लिए ये सब महज 10 मिनट पहले की ही बात थी। और अब मेरा पुनर्जन्म हो चुका है। शेन किंगान और उसकी सहेली ने अपनी पीठ मेरी तरफ घुमा ली थी। वे दोनों बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी, लेकिन मैं सब सुन सकता था। सहेली ने कहा, किंगान, तुमने इस 4 साल तक अपनी उंगलियों पर नाचने वाले बाइझों, मेरा नाम, का क्या हाल बना दिया है। कोई चाटुकार, लिक्सपिटल भी ऐसा नहीं करता। उसने तो खुद आगे बढ़कर हरी टोपी पहन ली, ककोल्ड बनना स्वीकार कर लिया। मुझे पता था कि शेन किंगान को भी इस बात पर हैरानी हो रही थी, लेकिन उसकी सहेली जितना ज्यादा ये बोल रही थी, शेन किंगान का घमंड उतना ही बढ़ रहा था। उसने बेशर्मी से कहा, तुम क्या जानो, इसे ही तो आकर्षण, चार्म कहते हैं। 4 साल के वक्त ने बाइझो को पूरी तरह मेरे पल्लू से बांध दिया है। खैर, ये भी अच्छा ही है। कम से कम एरा और उसका बच्चा अब अच्छे से बड़ा हो सकेगा। सहेली को इस वक्त मेरे लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। उसने कहा, पर क्या ये बाइझो के साथ बहुत नाइंसाफी नहीं है? इसमें नाइंसाफी कैसी? शेन किंगान ने आंखें मटकाते हुए कहा, ये उसने खुद चुना है। मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। सही बात है, उसकी सहेली और शेन किंगान दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने खुद आगे बढ़कर यह रास्ता चुना था। शेन किंगान ने मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं की थी। लेकिन मैं जो ये सब कर रहा हूं, क्या सच में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पिछले जन्म के खौफनाक अंजाम से डर गया हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं भगवान द्वारा दिए गए इस दूसरे मौके का अपमान करता। मुझे उससे बदला लेना है, शेन किंगान से बदला लेना है, और मैं उसे जान से नहीं मारूंगा। मैं उसे जीते जी नरक का एहसास कराऊंगा। शेन किंगान और उसकी सहेली जैसे ही मेरी तरफ मुड़े, मैंने तुरंत अपने चेहरे के उन भावों को छिपा लिया जो शेन किंगान को कभी नहीं दिखने चाहिए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी सहेली मुझे देखकर थोड़ा तरस खाएगी। ये बात मेरे लिए थोड़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि पिछले जन्म में मुझे याद है कि उसने मुझसे कहा था कि मैं शेन किंगान से बहुत प्यार करूं और पुरानी बातें भूल जाऊं। लेकिन पिछले जन्म में जब मैंने बच्चा गिराने की बात कही थी, तब शायद वो खामोश हो गई थी। मुझे ठीक से याद नहीं। वैसे भी उस सहेली से बदला लेना मेरा सेकेंडरी, द्वितीयक लक्ष्य था। मेरा असली निशाना तो शेन किंगान थी। इस समय शेन किंगान के चेहरे पर लाचारी और बेबसी के भाव आ चुके थे। यहां तक कि उसने अपनी आंखों से 2 बूंद आंसू भी टपका दिए थे। उसका वो रोता हुआ चेहरा देखकर मुझे पिछले जन्म का वह पल याद आ गया, जब मेरा दिल पिघला था। लेकिन अब मेरा दिल पत्थर का हो चुका था। शेन किंगान ने मुझसे कहा, थैंक यू, बाइझो। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुरंत आगे बढ़ा और मैंने शेन किंगान को धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। उसके लंबे बालों को सहलाते हुए मैंने बेहद कोमल आवाज में कहा, कोई बात नहीं किंगान, तुमने बहुत दुख झेले हैं। फिक्र मत करो। हमने वादा किया था कि ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे। अब मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। शेन किंगान शायद मेरी इस बेहद कोमलता भरी आवाज से सच में पिघल गई थी। मुझे महसूस हुआ कि उसने भी अपने दोनों हाथों से मेरी पीठ को कसकर पकड़ लिया। मेरी शर्ट उसके आंसुओं से भीग गई। वो सच में रो रही थी। पता नहीं वह अपनी किस्मत के इस अजीब खेल पर रो रही थी या सच में मेरी अच्छाई से प्रभावित हो गई थी। अगर यह दूसरा कारण था तो इसका मतलब था कि मेरा प्लान, योजना कामयाब हो रहा था। मैंने शेन किंगान को पहले घर भेज दिया और उससे कहा कि मुझे कुछ तैयारियां करनी है। अगले दिन मैं शेन किंगान को अपने साथ ले गया और उसे एक घर दिखाने ले गया। 300 स्क्वायर मीटर के उस आलीशान अपार्टमेंट की विशाल कांच की खिड़की के सामने खड़े होकर मैंने उसे गले लगाया और कहा, हमारी शादी होने वाली है। मैं इस घर को खरीदना चाहता हूं ताकि ये हमारा आशियाना बन सके। सच में मेरी बात सुनकर शेन किंगान के चेहरे पर भारी हैरानी और खुशी आ गई, लेकिन अगले ही पल वो थोड़ी सतर्क हो गई और धीमी आवाज में बोली, लेकिन मेरा तो अभी ग्रेजुएशन ही हुआ है।
मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। इस मोड़ पर मैं शेन किंगान को किसी भी बात की चिंता क्यों करने देता? इसलिए मैंने एक प्रोटेक्टिव पार्टनर की तरह ऊंची आवाज में कहा, किसने कहा कि मेरी प्यारी किंगान को पैसे देने होंगे? फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे जिम्मे है। ये सुनते ही शेन किंगान के अंदर की असली खुशी बाहर आ गई। उसने चहकते हुए कहा, थैंक यू बाइजू, तुम सच में बहुत अच्छे हो। उसका मुझे बार बार अच्छा इंसान का टैग देना मेरे इरादों को डिगा नहीं सकता था। मैं शेन किंगान का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में ले गया और एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहां पर हम बच्चे का पालना क्रिब रखेंगे। पूरे कमरे को एकदम सॉफ्ट और सुरक्षित बना देंगे ताकि हमारे बच्चे को कोई चोट न लगे। और हां, पालना मेरी तरफ होना चाहिए, क्योंकि बच्चा होने के बाद तुम बहुत थक जाओगी। रात को जब बच्चा रोए तो तुम्हारी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। मैं अभी से पेरेंटिंग की किताबें पढ़ना शुरू कर दूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं एक बहुत अच्छा पिता बनूंगा। और सुनो, मैं बहुत एक्साइटेड होने का नाटक कर रहा था। मैं शेन किंगान को उस 300 स्क्वायर मीटर के घर में घुमाते हुए हमारे आने वाले कल के हसीन सपने दिखा रहा था। धीरे धीरे शेन किंगान भी मेरी उन कल्पनाओं में खो गई। उसने जो भी इच्छा जताई, मैंने हां में हां मिलाई, जिससे उसके चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कान आ गई। देर होने लगी थी। मैंने वो घर अभी तक खरीदा नहीं था, लेकिन शेन किंगान ने मेरी बाहों को और कसकर पकड़ लिया था। अब उसकी बातों में वो बच्चा सिर्फ उसका नहीं, बल्कि हमारा बच्चा बन चुका था। इस पल वो शायद भूल ही चुकी थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी और मर्द का है, और मैं यही तो चाहता था। जब मुझे लगा कि सही मौका आ गया है, तो मैंने एक और बड़ा दाव खेलने का फैसला किया। मैंने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और सीधे शेन किंगान के हाथों में थमा दिया। शेन किंगान की उलझन भरी नजरों को देखकर मैंने कहा, इसमें तुम्हारी शादी का शगुन, दहेज गिफ्ट्स है, पूरे 30 लाख, यानी चीनी मुद्रा के हिसाब से 30 लाख का मूल्य 30। हालांकि तुम्हारी प्रेगनेंसी की वजह से हम अभी तुरंत शादी की बड़ी रस्में नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तुमसे शादी का वादा किया है और मैं उसे निभाऊंगा। इसलिए ये कार्ड तुम अपने पास रखो। मैं तुम्हें असुरक्षित महसूस नहीं होने देना चाहता। मैं अपने दिल के अंदर उबल रही नफरत और गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैंने खुद को बेहद शांत और गहरा प्यार दिखाने वाली नजरों से उसे देखने पर मजबूर किया, और मैं कामयाब रहा। शेन किंगान ने मेरी आंखों में देखा। उसकी पुतलियां भावनाओं से कांपने लगी। उसने नीचे अपने हाथ में मौजूद बैंक कार्ड को देखा और फिर अपने दूसरे हाथ से अपने पेट को छुआ। उसके आंसू बह निकले और कांपती आवाज में वो बोली, क्यों? तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो, जबकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? ऐसी बातें सुनकर मेरे मन में फिर से जहर उबलने लगा, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और उसकी आंखों में देखकर वो झूठ कहा जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई एम सॉरी। शेन किंगान रोते हुए मेरे सीने से लग गई और बार बार आई एम सॉरी कहती रही। मैं उसकी पीठ थपथपा रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। मैंने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सॉरी मत बोलो। तुम एक लड़की हो, तुम्हें अकेले ये सब नहीं झेलना चाहिए। शेन किंगान और ज्यादा रोने लगी, इसलिए उसका ध्यान इस बात पर भी नहीं गया कि मैंने उसे बैंक कार्ड का पिन नंबर तक नहीं बताया था। मैंने उसे ये कभी नहीं बताया था कि मैं और शेन किंगान जिस किराए के मकान में शिफ्ट हुए हैं, वो बहुत छोटा है। रही बात उस 300 स्क्वायर मीटर के आलीशान घर की, तो मैंने ये कब कहा था कि मैं उसे आज ही खरीद रहा हूं? हर सुबह मैं सुबह सुबह उठ जाता, शेन किंगान के लिए स्वादिष्ट नाश्ता बनाता, उसके टूथब्रश पर पेस्ट लगाकर रखता और तौलिया तैयार रखता। मैंने शेन किंगान से कह दिया था कि उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस घर पर रहकर आराम करे। जब मन हो अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने चली जाए। पैसे कमाने का काम मेरा है, इसलिए मैं सुबह जल्दी घर से निकल जाता था। एक तरफ मेरा काम था और दूसरी तरफ मेरा वो सीक्रेट प्लान जो आगे बढ़ रहा था। लेकिन काम चाहे जितना भी हो, मैं दोपहर 11 बजे से पहले घर पहुंच जाता था, क्योंकि मुझे शेन किंगान के लिए दोपहर का खाना बनाना होता था। जब शेन किंगान खाना खा लेती तो मैं खुद बर्तन धोता और फिर तुरंत दोपहर के काम के लिए बाहर निकल जाता। रात को भी मैं जल्दी घर लौट
आता और डिनर तैयार करता। डाइनिंग टेबल पर बैठकर शेन किंगहान जब मेरे हाथ का बना खाना खाती तो वो बड़े प्यार से मुझे देखती और कहती, तुम सच में बहुत अच्छे हो। रात के वक्त मैंने खुद शेन किंगहान से अलग कमरे में सोने की बात कही। जब उसने मुझसे इसकी वजह पूछी तो मैंने कहा, किंगहान, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं खुद पर काबू न खो बैठूं। इस हालत में ऐसा करना बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। अपनी एक्टिंग को और असली बनाने के लिए मैं अक्सर उसे किस करने का नाटक करता, लेकिन जैसे ही शेन किंगहान अपनी आंखें बंद करके आगे बढ़ती, मैं तुरंत अपना रुख बदल लेता और बाथरूम में जाकर ठंडे पानी से नहाने लगता। वीकेंड्स पर मैं शेन किंगहान को बाहर ले जाता, शॉपिंग कराता, फिल्में दिखाता। एक परफेक्ट प्यार में अंधे आशिक की जितनी भी हदें हो सकती थी, मैंने वो सब पार कर दी थी। शेन किंगहान को अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और लाड़ प्यार वाले दिन मिल रहे थे। उसके चेहरे की रौनक बढ़ गई थी। वो इन दिनों जितना मुस्कुरा रही थी, उतना तो हमारे 4 साल के रिलेशनशिप में भी नहीं मुस्कुराई थी। एक रात जब मैं उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा था, मैंने शेन किंगहान को उसकी सहेली से वीडियो कॉल पर बात करते सुना। सहेली ने पूछा, क्या बाइजू सच में तुम्हारे साथ इतना अच्छा है? फोन के उस पार से उसकी सहेली को यकीन नहीं हो रहा था। शेन किंगहान ने बड़े घमंड से कहा, इसमें बड़ी बात क्या है? एक बॉयफ्रेंड होने के नाते ये उसका फर्ज है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरी खूबसूरती और आकर्षण के आगे कोई नहीं टिक सकता। वो खुद खुशी खुशी मेरा गुलाम बना हुआ है। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी खुशनसीब हूं। फोन पर उसकी सहेली ने शेन किंगहान के इस ओवर कॉन्फिडेंस पर कोई खास खुशी नहीं जताई, बल्कि गंभीर आवाज में बोली, मुझे अभी भी लगता है कि ये बाई झो के साथ नाइंसाफी है। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा है। शेन किंगहान ये सुनकर थोड़ी ठिठक गई। दरवाजे के बाहर खड़े होने की वजह से मैं उसके चेहरे के भाव नहीं देख पा रहा था, लेकिन 3 सेकंड के सन्नाटे के बाद उसने फिर उसी आत्मविश्वास से कहा, इसमें तरस खाने वाली क्या बात है? तुम भूल गई, ये उसका अपना फैसला है। वैसे मैं भी खुश हूं कि मेरे बच्चे को इतना केयरिंग पिता मिल रहा है। उसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में वो पुराना घमंड और कड़कपन नहीं था। इसके बाद उसकी सहेली ने जो कहा, उसने मुझे हैरान कर दिया। सहेली ने बेहद संजीदगी से कहा, मुझे लगता है कि बाइजू तुमसे सच्चा प्यार करता है। दुनिया में ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम भी उसके लिए कुछ करो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। उसके बाद शेन किंगहान ने कुछ नहीं कहा और मैं भी चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अगली सुबह जब मैं हमेशा की तरह जल्दी उठा तो मैंने शेन किंगहान को किचन में काम करते हुए देखा। मैं सच में हैरान था कि शेन किंगहान ने अपनी सहेली की बात को इतनी गंभीरता से ले लिया था। इतने समय में यह पहली बार था जब वो सुबह इतनी जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने तुरंत अंदर की नफरत को छिपाया और बहुत प्यार से उसे पीछे से गले लगा लिया। बेहद कोमल आवाज में मैंने कहा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। क्या मेरे हाथ का खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? मैं कितना बेवकूफ हूं। मैं आज ही नया मेनू बनाना सीखूंगा। ये सब बोलते हुए अंदर ही अंदर मुझे खुद से घिन आ रही थी। इतने सालों में जितनी भी लव स्टोरी फिल्में देखी थी, वे सब आज एक्टिंग में काम आ रही थी। लेकिन शेन किंगहान पर इसका जादू चल गया। उसने अपने कोमल बालों को मेरे चेहरे से रगड़ते हुए प्यार से कहा, बुद्धू, ऐसा नहीं है। तुम्हारे हाथ का खाना दुनिया में सबसे बेस्ट है। मैं तो बस तुम्हें इतनी मेहनत करते देख रही थी, तो सोचा आज तुम्हें थोड़ा सरप्राइज दूं। बेशक उसने चाहे जो भी कहा हो, मैंने बच्चे की सेहत का हवाला देकर उसे किचन से दूर रहने को कहा। क्या मैं उस नाजायज बच्चे की परवाह कर रहा था? बिल्कुल नहीं। पिछले जन्म का मंजर मेरी आंखों के सामने था। क्या पता ये औरत फिर से मेरे खाने में कुछ मिलाने की कोशिश कर रही हो? मुझे फूंक फूंक कर कदम रखना था। लेकिन शेन किंगहान हार मानने वालों में से नहीं थी। सुबह भले ही वो नाश्ता नहीं बना पाती थी, लेकिन जब मैं थककर काम से घर लौटता तो कभी दोपहर का खाना तो कभी रात का खाना टेबल पर तैयार मिलता था। अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी थी तो मैं मना नहीं कर सकता था, लेकिन पूरी सावधानी बरतने के लिए मैं कुछ भी खाने से पहले उसे अच्छी तरह चेक करता था। हालांकि मैं थोड़ा ओवर पैरानॉइड, जरूरत से ज्यादा सतर्क हो रहा था, लेकिन धोखे की चोट ही ऐसी थी। खैर,
ये मेरे लिए एक अच्छा संकेत था। मुझे समझ आ गया था कि अब मुझे अपने अगले प्लान की तरफ बढ़ना चाहिए। इस वीकेंड पर मैं शेन किंगान की आंखों पर एक पट्टी बांधकर उसे बाहर ले गया। इस समय शेन किंगान को मुझ पर अंधविश्वास हो चुका था, इसलिए उसने बिना किसी शक के अपनी आंखें बंद होने दी। रास्ते में वो मुस्कुराते हुए बार बार पूछ रही थी, बाइजो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इतना सस्पेंस क्यों रख रहे हो? इस बार क्या सरप्राइज है? उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। जैसे ही मैंने उसकी आंखों से पट्टी हटाई, शेन किंगान की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके सामने रोशनी में चमकते हुए एक से बढ़कर एक महंगे और आलीशान हाई एंड वेडिंग गाउन्स, शादी के जोड़े लटके हुए थे। शेन किंगान हक्की बक्की रह गई। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी सांसें तेज हो गई। उसने पूछा, बाइजो, ये सब क्या है? मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, ये हमारी शादी के लिए कपड़े चुनने की जगह है। याद है, कॉलेज के तीसरे साल में हमने इस दुकान को देखा था। मैंने तुमसे वादा किया था कि बच्चा होने के बाद हम शादी करेंगे। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। शेन किंगान एक बार फिर रो पड़ी। बेशक, इस बार वो खुशी और इमोशंस के आंसू थे। मेरी बातों ने उसे हमारे पुराने खूबसूरत दिनों की याद दिला दी थी। सच कहूं तो शेन किंगान के चेहरे पर उस वक्त जो सच्ची खुशी थी, उसे देखकर एक पल के लिए मेरा दिल भी डगमगा गया था। खासकर तब जब वो अपनी पसंद का ब्राइडल गाउन, शादी का जोड़ा पहनकर बाहर आई। उसका परफेक्ट फिगर, उसका वो पवित्र और खूबसूरत चेहरा और हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए जब उसने मेरी तरफ देखा, तो मेरे मन में एक सेकंड के लिए ख्याल आया कि मैं ये बदला लेने का इरादा छोड़ दूं। लेकिन शेन किंगान, ओ शेन किंगान, तुमने जो बात अपने मुंह से निकाली, उसने मेरे बचे खुचे रहम को भी खत्म कर दिया। शादी का जोड़ा पहनने के बाद शेन किंगान विशाल शीशे के सामने खड़ी थी। उसने स्टाफ को बाहर भेज दिया था और पर्दा गिरा दिया था, लेकिन वो नासमझ ये भूल गई कि पर्दा सिर्फ नजरों को रोक सकता है, आवाज को नहीं। पर्दे के पीछे खड़ी शेन किंगान जो बुदबुदा रही थी, वो मेरे कानों में बिल्कुल साफ गूंजा, बच्चे, तुम भी मां के लिए खुश हो ना? मां को एक ऐसा इंसान मिल गया है जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा ये नया पापा तुम्हें बहुत लाड़ प्यार से बड़ा करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो। मां जैसे ही मौका मिलेगा, तुम्हारे असली पापा को ढूंढ निकालेगी और एक दिन तुम्हें तुम्हारे असली पापा के पास वापस ले जाएगी। उसके आगे उसने क्या कहा मैंने नहीं सुना, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था। मेरे चेहरे पर एक पल के लिए क्रूर मुस्कान आई और चली गई, क्योंकि ठीक उसी वक्त पर्दा हटा। मैंने तुरंत अपने चेहरे पर एक परफेक्ट नकली मुस्कान ला दी। मैंने उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन होने का एहसास कराया, जिससे वो इतनी खुश हो गई कि मानो जमीन पर पैर ही न पड़ रहे हों। वेडिंग स्टोर से निकलने के बाद मैं उसे वेडिंग प्लानर्स और शादी के बाकी सामानों की दुकानों पर ले गया। जब हम घर लौटे तो आधी रात हो चुकी थी, लेकिन शेन किंगान के चेहरे की खुशी कम नहीं हो रही थी। उसने खुद आगे बढ़कर मेरी गर्दन में बाहें डाली और मुझे एक गहरा किस किया। जब मैं रात का खाना बनाने किचन में जाने लगा, तो उसने मुझे रोक दिया और कहा कि आज मैं आराम करूं, वो सब संभालेगी। किचन में खुशी खुशी काम करती शेन किंगान को देखकर मुझे लगा कि मेरा जाल अब पूरी तरह बिछ चुका है और मुझे अपनी आखिरी चाल चल देनी चाहिए। खाना खाने के बाद जब मैं बर्तन साफ कर रहा था, तो मैंने बहुत ही नॉर्मल टोन में बात शुरू की। वैसे किंगान, मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड, पहचान पत्र चाहिए होगा। आईडी कार्ड? तुम्हें क्या करना है? शेन किंगान ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में कोई शक या कड़वाहट नहीं थी। ये मेरे पिछले सारे ड्रामे और उस पर लुटाए गए प्यार का नतीजा था कि वो मुझ पर पूरी तरह भरोसा कर चुकी थी। मैंने बहुत ही स्वाभाविक तरीके से कहा, याद है वो 300 स्क्वायर मीटर वाला घर जो हमने देखा था? मैं उसकी कागजी कार्रवाई पूरी करने जा रहा हूं। भले ही वो हमारा साझा घर होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उस घर की ओनरशिप, मालकियत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नाम पर हो। सच में? मेरी बात सुनते ही शेन किंगान भागती हुई मेरे पास आई। जब मैंने हमें सिर हिलाया, तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि तुरंत हाँ कहने वाली थी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया और उसने कहा, बाइजो, तुम 1 मिनट रुको, मैं अंदर जाकर ढूंढती हूं। इतना कहकर वो तेजी से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ी
और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। ये देखकर मेरे अंदर थोड़ी घबराहट हुई कि कहीं मेरा प्लान फेल तो नहीं हो रहा। इसलिए मैं दबे पांव उसके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और उम्मीद के मुताबिक उसने अंदर जाते ही फिर से अपनी उसी सहेली को फोन लगा दिया था। मेरा दिल इस वक्त जोर से धड़क रहा था। शेन किंगान ने आखिरकार मुझसे उसकी आईडी मांगने की बात पर अपनी सहेली के साथ चर्चा शुरू कर दी। मुझे पता था कि मेरी योजना का पहला कदम सफल हो चुका था। शेन किंगान का मेरे प्रति अब कोई बचाव या शक नहीं बचा था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी सहेली का इस मामले को लेकर अपना कोई नजरिया नहीं था। मैं जानता था कि शेन किंगान की सहेली भी एक चालाक औरत है। अगर उसे कोई गड़बड़ लगी और उसने शेन किंगान को सचेत कर दिया तो क्या मेरी अगली योजना अधूरी नहीं रह जाएगी। और मुझे निराशा इस बात की हुई कि इस बार शेन किंगान ने फोन स्पीकर पर नहीं डाला था। यानी शेन किंगान की बातों के अलावा मैं उसकी सहेली की आवाज नहीं सुन पा रहा था। इसलिए मैं एक घबराए हुए दिल के साथ वापस रसोई में आ गया। जब मैंने सारे बर्तन धोकर साफ कर दिए तब शेन किंगान कमरे से बाहर आई। शेन किंगान को मेरी तरफ आते देख, खासकर इस समय उसके माथे पर हल्की शिकन और चेहरे पर साफ दिख रही नाराजगी को देखकर मेरा दिल हलक में आ गया। मेरे दिमाग में एक ही पल में कई तरह की आशंकाएं कौंध गई और मैंने तुरंत ही बहाने भी सोच लिए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेन किंगान ने मुझसे जैसे चिढ़ते हुए कहा, अगर मैं रोज तुम पर नजर न रखूं तो मुझे लगता कि तुम्हारा और शाओ शाओ उसकी सहेली का कोई चक्कर चल रहा है। वो तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी? लो, ये मेरी आईडी है, ले जाओ और इस्तेमाल कर लो। मैंने अपने हाथ में शेन किंगान की आईडी को देखा और जो दिल बैठ रहा था उसे वापस ठिकाने पर लाया। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी उत्सुकता भी पैदा हुई। शेन किंगान की ये सहेली कुछ अजीब नहीं लग रही थी। पिछले जन्म में उसकी नजरों में मैं पूरी तरह से एक आंख न सुहाने वाला इंसान था। अब ये सब कैसे बदल गया? क्या इसलिए कि मैंने शेन किंगान के लिए जो कुछ भी किया उससे वो भी भावुक हो गई थी? वास्तव में इसकी संभावना थी। जाल की बुनावट। चूंकि इतना महत्वपूर्ण जरिया अब मेरे हाथ में आ चुका था, अगले ही दिन मैंने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला। ये वही व्यक्ति था, या यूं कहें कि एक संस्था, लोन माफिया, जिसे मैं इतने दिनों से सुबह से शाम तक बाहर ढूंढ रहा था। ये एक ऐसा लोन नेटवर्क था जो कुछ खास तरीकों से बिना असली मालिक की मौजूदगी के सिर्फ आईडी कार्ड के जरिए और बिना सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर चेक किए भारी भरकम लोन दे सकता था। बेशक वे इसे पूरी तरह कानूनी रूप से करते थे, जिसका मतलब था कि अगर बाद में सामने वाला पक्ष पैसे वापस नहीं करना चाहता और अदालत जाता है तो भी वो मुकदमा कभी नहीं जीत पाएगा। इस तरह की संस्था को खोजने में मेरी बहुत सारी ऊर्जा खर्च हुई थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि मेरी पिछली सारी मेहनत बेकार नहीं गई। फिर भी मैंने बहुत ज्यादा लोन नहीं लिया, क्योंकि अगर उस समय शेन किंगान के हाथ में बहुत ज्यादा पैसा रह जाता तो मेरी योजना सफल नहीं हो पाती। मैंने लोन की रकम का एक बड़ा हिस्सा उस घर के डाउन पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया और बाकी बचे पैसे को मैं खुद पर खर्च नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे पूरी तरह से शेन किंगान पर लगा दिया। बेशक मुझे इन पैसों में से कुछ हिस्सा आने वाले महीनों की होम लोन की किश्तें, ईएमआई चुकाने के लिए भी बचाकर रखना था। आखिरकार जब तक मेरी योजना अपने आखिरी कदम तक नहीं पहुंच जाती, मैं इन चीजों के लिए कोई फालतू का बोझ नहीं उठा सकता था। और इसी दिन से शेन किंगान को भी यह महसूस होने लगा कि उसके दिन पहले से कहीं बेहतर कट रहे हैं। शेन किंगान मुझ पर और भी ज्यादा निर्भर और भावुक रहने लगी। अतीत की परछाई और वासना का खेल। साफ देखा जा सकता था कि शेन किंगान का पेट दिन ब दिन बड़ा हो रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं रात को घर लौटा तो घर के अंदर अंधेरा था और वहां शेन किंगान का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब से उसका पेट दिखना शुरू हुआ था, उसने बाहर जाना लगभग बंद कर दिया था। आज वो घर पर क्यों नहीं थी? क्या शेन किंगान का वो व्हाइट मूनलाइट, पहला प्यार वापस आ गया था? क्योंकि मैं किसी और वजह के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था जो शेन किंगान को इस हालत में भी रात भर घर से बाहर रहने पर मजबूर कर दे। लेकिन मेरी याददाश्त के अनुसार उसका वो पहला प्यार उस एक बार गायब होने के बाद कभी वापस नहीं लौटा था। क्या मेरे पुनर्जन्म, रीबर्थ के कारण कोई बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा हो गया था?
लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को खामखा डरा रहा था। हालांकि लिविंग रूम में अंधेरा था, मैंने देखा कि शेन किंगान के बेडरूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे की दरार से एक धुंधली पीली रोशनी को धीरे धीरे हिलते हुए देखा। जिज्ञासावश मैंने धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खुलते ही सामने का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। वो हिलती हुई रोशनी दरअसल कई नई लाल मोमबत्तियां थी और बेडरूम के फर्श पर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। शेन किंगान उन टिमटिमाती मोमबत्तियों के बीच बैठी थी और इस समय उसने शरीर पर केवल एक नेकलेस, हार पहन रखा था। बिस्तर पर करवट लेकर लेटी हुई शेन किंगान ने जब मुझे दरवाजा खोलकर अंदर आते देखा तो उसने अपना एक पैर बाहर निकाला और अपनी उंगलियों से मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया। मैं अपनी सांस रोककर रह गया। शेन किंगान बेहद खूबसूरत थी और गर्भावस्था के इस दौर में भी उसका फिगर बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ा था। इस समय इस रूप को देखकर अगर मेरे सीने में आग न भड़कती तो वो बिल्कुल झूठ होता, लेकिन मैंने अपनी जीभ को जोर से काटा ताकि मैं होश में रह सकूं। मैंने खांसते हुए कहा, तुम ये क्या कर रही हो? ठंड लग जाएगी और गर्भावस्था के दौरान तुम सर्दी की दवा भी नहीं खा सकती। जैसे ही मैं आगे बढ़ा और हमेशा की तरह एक केयरिंग पति की तरह उसे कपड़े पहनाने लगा, शेन किंगान ने अप्रत्याशित रूप से उसी पैर का इस्तेमाल किया जिससे उसने मुझे इशारा किया था और मेरी गर्दन को घेर लिया। इसके बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आज मैं अस्पताल गई थी। डॉक्टर ने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ सीमित मात्रा में शारीरिक संबंध बना सकती हूं। शेन किंगान ने आगे कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे पर शर्म की लाली थी। बाइजू, तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो कि मैं बहुत भावुक हो गई हूं। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए मुझे भी तुमसे प्यार करने दो। सच कहूं तो जब मुझे होश आया तो मैं खुद भी हैरान था। मैं वास्तव में उस आदमी से पहले उसके बच्चे को सबक सिखा चुका था, जिससे उस बच्चे को समय से पहले ही पता चल गया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बिस्तर पर सोई हुई शेन किंगान और उसके हल्के उभरे हुए पेट को देखकर अचानक मुझे अपने पेट में एक मरोड़ महसूस हुई। मुझे इतनी घुटन हुई कि मैं सीधे बाथरूम की तरफ भागा। मैंने तुरंत खुद को नहलाया, लेकिन मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि मेरे शरीर की गंदगी कभी साफ नहीं हो सकती। एक ही नाव में दो सवार, और उस दिन के बाद से शेन किंगान को मेरे साथ चिपक कर रहना और भी ज्यादा पसंद आने लगा। यहां तक कि रात में भी वो मेरे कंबल के अंदर घुसने की जिद करती थी। हालांकि उसकी इन जरूरतों को मैंने पूरी तरह से खारिज कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने दिल के उस अपराध बोध को पार नहीं कर पा रहा था या कुछ और। जैसे जैसे समय बीतता गया, शेन किंगान का पेट और बड़ा होता गया और उसकी ये इच्छाएं भी खत्म हो गई। मैंने शेन किंगान को हर दूसरे दिन अस्पताल ले जाने का सिलसिला शुरू कर दिया। मैं शेन किंगान के लिए सबसे महंगे डॉक्टर बुक करता, सबसे अच्छे डॉक्टरों को ढूंढता, सबसे महंगे मेडिकल अटेंडेंट रखता, सबसे बेहतरीन उपकरणों और वीआईपी वार्ड का इंतजाम करता और उसे सबसे अच्छी देखभाल देता। यहां तक कि मैंने अस्पताल के सभी कर्मचारियों को भारी भरकम पैसे, रिश्वत टिप दिए ताकि वे शेन किंगान का खास ख्याल रखें। उस समय अस्पताल की अन्य गर्भवती महिलाएं शेन किंगान से बेहद ईर्ष्या करती थी कि उसे मुझ जैसा सच्चा और सबसे महत्वपूर्ण दिल खोलकर पैसा खर्च करने वाला पति मिला था। शेन किंगान का सिर उन लोगों के सामने हमेशा गर्व से ऊंचा रहता था, लेकिन वे लोग क्या जानते थे कि मैं शेन किंगान पर अपना एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहा था। और एक दिन जब मैं शेन किंगान की चेकअप रिपोर्ट लेकर वापस आ रहा था, तभी एक महिला का साया सीधे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। अचानक सामने आई उस महिला को देखकर मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि वो शेन किंगान की सहेली लिन एक्साइयो थी। मैंने अपने दिल की कड़वाहट को छुपाया और अनभिज्ञ बनते हुए कहा, लिन शाओ, तुम आई हो? अच्छा हुआ, जरा जाकर किंगान के पास बैठो। वो लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही लिन शाओ ने सीधे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर पीछे ले गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। मैं बस उसके पीछे चलता गया। जब वो मुझे अस्पताल के कॉरिडोर, गलियारे के एक शांत कोने में ले गई तो उसने बेहद गुस्से और हैरानी से मुझसे कहा, बाइजोंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम उस औरत के लिए ये सब क्यों कर रहे हो?
इससे तुम्हें क्या फायदा मिलने वाला है? यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। लिन शाओ की इस समय की बेचैनी और गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच मेरे लिए स्टैंड ले रही हो। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ एक ठंडी हंसी थी। ये लिन शाओ यकीनन अपनी सहेली की तरफ से मुझे परखने आई थी। बात जब यहां तक पहुंच चुकी थी तो मैं अपनी योजना को फ्लॉप नहीं होने दे सकता था। इसलिए मैंने जानबूझकर कहा, लिन शाओ, तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? मैं सचमुच किंगान से प्यार करता हूं। लेकिन वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। लिन शाओ की आवाज दृढ़ थी। उसने सीधे अपना फोन निकाला और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू की। रिकॉर्डिंग पर कल की तारीख थी। प्ले करने पर उसमें से शेन किंगान की आवाज आई, शाओ शाओ, तुम चिंता मत करो। उसके पहले प्यार के प्रति मेरा दिल कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब तक मैं उसे दोबारा नहीं ढूंढ लेती, मैं बाई झो की पत्नी का नाटक पूरी शिद्दत से करूंगी। ये शेन किंगान की ही आवाज थी। हां, मुझे ये आवाज सुनकर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि यही तो असली शेन किंगान थी। लेकिन मैंने जानबूझकर गुस्से का नाटक करते हुए कहा, तुम ये मत सोचो कि एक नकली या एआई जनरेटेड ऑडियो लाकर तुम किंगान के प्रति मेरा प्यार बदल दोगी। तुम किंगान की सहेली कहलाने के लायक नहीं हो। यह कहकर मैं मुड़ा और जाने लगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन शाओ हार नहीं मानेगी। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम्हारी मौत के अगले ही दिन मैं भी मर गई थी। लिन शाओ के इन शब्दों ने मेरे दिमाग पर एक भारी हथौड़े की तरह वार किया, जिससे मेरा सिर चकरा गया। उसने मुझे देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है मेरा अंदाजा सही था। तुम भी पुनर्जन्म लेकर आए हो। इन शब्दों ने मेरे पुनर्जन्म की कहानी को और भी ज्यादा फिल्मी और नाटकीय बना दिया। लिन शाओ ने मुझे बताया कि मेरी मौत के अगले दिन शेन किंगान ने उसे अपने घर पर बुलाया था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसने बिस्तर पर पड़ी मेरी लाश को देखा, जिस पर मौत के निशान, कैडावरिक स्पॉट्स उभर आए थे। वो तुरंत पुलिस को फोन करने वाली थी, लेकिन शेन किंगान ने पीछे से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। मरने से पहले उसे बस इतना याद था कि शेन किंगान पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो उस पर गंडासे, चॉपर से वार कर रही थी और चिल्ला रही थी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने बाई झो को एक वफादार कुत्ता टेंटू बने रहने को न कहा होता तो वो मेरा और उस आदमी का बच्चा कभी नहीं गिराता। तुम भी कातिल हो, तुम भी पापी हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सब बताते हुए लिन शाओ रोने लगी। मुझे सच में नहीं पता था कि वो ऐसा सोचती थी। उस समय मैंने तो बस उसे बेचारी समझकर उसकी मदद की थी। मैंने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया था। रोती हुई लिन शाओ को देखकर मैंने एक गहरी सांस ली और ठंडे लहजे में कहा, क्या मैं इसे मगरमच्छ के आंसू समझूं? मेरी बात सुनकर लिन शाओ ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन इस समय हमारा दुश्मन एक ही है। वो अभी तुम पर जो इतना भरोसा कर रही है, उसमें मेरा भी हाथ है। जब मैंने सुना कि तुमने उसकी आईडी मांगी है, तो मुझे लगा कि तुम उससे बदला लेने वाले हो। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके प्रति और दयालु होते जा रहे हो। बाई झो, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? क्या तुम मौत से डर गए हो, इसलिए उसके साथ ऐसा नाटक कर रहे हो? मौत से डर? मैं एक बार मर चुका हूं, मुझे अब किस बात का डर? मैंने लिन शाओ को देखा और धीरे से कहा, तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता कि मैंने वास्तव में क्या किया है? अंतिम आघात उसी पल से लिन शाओ वास्तव में मेरी पार्टनर बन गई। मैंने लिन शाओ को अपनी पूरी योजना बताई, क्योंकि वो सही कह रही थी। इस समय हमारा दुश्मन एक ही था। अब शेन किंगान के आसपास मेरे अलावा लिन शाओ भी शामिल हो चुकी थी। डिलीवरी से पहले के कुछ महीनों में शेन किंगान ने अपने प्रेमी और अपनी सहेली से दुनिया की सबसे बेहतरीन और बेजोड़ देखभाल का अनुभव किया। यहां तक कि उसने एक से अधिक बार भावुक होकर कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूं। तुम दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे हो। शुक्रिया। लेकिन न वो नहीं जानती थी कि उसके बगल में खड़े इन दो लोगों के मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे असल में मौत के निशानों से सने दो भयानक और सफेद चेहरे छिपे थे। जल्द ही शेन किंगान ने बच्चे को जन्म दिया। मैं और लिन शाओ उसे सबसे महंगे अस्पताल के सबसे आलीशान डिलीवरी रूम में ले गए थे। शेन किंगान
और उस दूसरे आदमी का बच्चा सुरक्षित रूप से इस दुनिया में आ गया। शेन किंगान पर से एनेस्थीसिया, निश्चेतक का असर पूरी तरह उतरने से पहले ही मैं और लिन शाओ तुरंत डॉक्टर के पास गए और डीएनए पेरेंटेज टेस्ट करवाया। जैसे ही वो डीएनए रिपोर्ट मेरे हाथ में आई, जिसने साबित कर दिया कि उस बच्चे का मुझसे कोई खून का रिश्ता नहीं था, शेन किंगान के नाम पर लिया गया सारा लोन डिफॉल्ट श्रेणी में चला गया और मेरा काम पूरा हो गया। मैंने उस डीएनए रिपोर्ट की एक कॉपी लिन शाओ के जरिए शेन किंगान के जानने वाले सभी लोगों को भिजवा दी और एक कॉपी शेन किंगान के बेड के सिरहाने पर चिपका दी। इसके बाद मैं और लिन शाओ हमेशा के लिए शेन किंगान की दुनिया से गायब हो गए। बाद में लिन शाओ को शेन किंगान के दूसरे दोस्तों से पता चला कि होश में आने के बाद जब शेन किंगान के सामने अस्पताल के खर्चों के भारी भरकम बिल आए, तो उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो पागलों की तरह मुझे और लिन शाओ को ढूंढने लगी, लेकिन हमारा कोई सुराग नहीं था। उस वक्त शेन किंगान को आखिरकार समझ आया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लिन शाओ ने शेन किंगान को एक और आखिरी झटका दिया, जो कि मेरे और लिन शाओ के बीच पहले से तय था। हमने जानबूझकर कुछ बेहद आपत्तिजनक और करीबी तस्वीरें खिंचवाई थी। लिन शाओ ने उनमें से सबसे बोल्ड तस्वीर शेन किंगान को भेज दी। शेन किंगान अस्पताल में पूरी तरह से मानसिक संतुलन खो बैठी। वो चिल्लाने लगी कि मैं एक धोखेबाज इंसान हूं और वो मुझे इंटरनेट पर बदनाम कर देगी। लेकिन वार्ड के बाकी लोग, डॉक्टर और नर्सें, जो उसके बेड के सिरहाने चिपकी डीएनए रिपोर्ट को देख चुके थे, उनकी नजरों में उसके लिए सिर्फ हिकारत और बेरुखी थी। बाद में जब लोन रिकवरी एजेंट, कर्ज वसूलने वाले आए, तब शेन किंगान को उस लोन के बारे में पता चला। असल में पिछले कुछ महीनों में मैंने उस पर जो भी पैसा खर्च किया था, वो सब उसी के नाम पर लिया गया लोन था और उसकी पुनर्भुगतान, रीपेमेंट की तारीख ठीक उसकी डिलीवरी के दिन रखी गई थी। उसका घर कर्जदारों ने हथिया लिया और उस पर इतना कर्ज चढ़ गया जिसे वो जिंदगी भर नहीं चुका सकती थी। 2 साल बाद उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता था। 2 साल बाद मैं वापस उस शहर में लौटा। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, एक लाल रंग की पॉर्श कार मेरे सामने आकर रुकी। कार चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि लिन शाओ थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ गया। उसने तुरंत एक अखबार मेरी तरफ फेंक दिया। उस अखबार की मुख्य सुर्खी, हेडलाइन, शेन किंगान के उस पहले प्यार, व्हाइट मूनलाइट, को सजा मिलने के बारे में थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझे ये क्यों दिखा रही हो? ये खबर मैं पहले ही 2 बार पढ़ चुका हूं। तभी लिन शाओ ने रहस्यमयी ढंग से हंसते हुए कहा, किसने कहा कि यह तुम्हारे लिए है? मेरी उलझन के बीच लिन शाओ कार को शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बेहद पुराने और जर्जर अपार्टमेंट परिसर की तरफ ले गई। दूर से मैंने एक कचरे के डिब्बे, ट्रैश कैन के पास एक जानाब हचाना साया देखा। उस साये ने फटे पुराने कपड़ों से एक झोला, बेबी कैरियर, बना रखा था जिसे उसने अपनी पीठ पर बांधा हुआ था। उस झोले के अंदर एक बेहद कमजोर और कुपोषित बच्चा था और वो खुद बड़ी शिद्दत से उस कचरे के डिब्बे में कुछ ढूंढ रही थी। लिन शाओ ने जानबूझकर कार की रफ्तार धीमी की और शीशा नीचे कर दिया। मैंने पूरी तरह से ठंडे और बेरुखे चेहरे के साथ उस अखबार को कार से बाहर फेंक दिया। मैंने उस महिला की कांपती और फटी हुई आवाज सुनी जो मुझसे कह रही थी, शुक्रिया। लेकिन कार का शीशा ऊपर होने से ठीक पहले मुझे उस सन्नाटे को चीरती हुई उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी।